हिंदू कैलेंडर में माने जाने वाले 9 पारंपरिक ग्रह यानी हम पर और पृथ्वी पर पड़ने वाले 9 प्रभाव, इसमें राहु और केतु भी शामिल है, जो कोई भौतिक ग्रह या उपग्रह नहीं है, बल्कि ये चंद्रमा की अलग अलग स्थितियां हैं, जहां वो चंद्रमा के किसी हिस्से को या सूर्य के किसी हिस्से को ढक लेता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो ये आंशिक या पूर्ण ग्रहण का कारण बनता है, क्योंकि चंद्रमा के उत्तरी और दक्षिणी नोड्स पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हुए एक खास स्थिति में होते हैं। तो राहु मौजूद हैं और हर दिन राहु काल होता है। कई लोग इसे लेकर बहुत भाग्यवादी हो गए हैं कि अभी राहु काल चल रहा है, इसलिए मैं कुछ नहीं करूंगा। ये उस बारे में नहीं है। ये आपके किए या न किए जाने वाले हर काम के लिए सितारों या ग्रहों को दोष देने के बारे में नहीं है। आपके जीवन में जो कुछ भी गलत है वो ग्रहों के कारण नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांड में जो भी हो रहा है उन चीजों के प्रति आपके रिस्पॉन्ड करने की क्षमता बढ़ाने के बारे में है। जब आप इनके प्रति जागरूक होंगे तभी आप रिस्पॉन्स दे पाएंगे, और जब आप रिस्पॉन्ड करेंगे, रिएक्ट नहीं बल्कि रिस्पॉन्ड करेंगे, तब आप देखेंगे कि किसी के जीवन में चाहे जो भी परिस्थितियां आए उनसे सबसे अच्छी तरह कैसे निपटा जाए। आप अचानक सूर्य का चक्कर लगा रही पृथ्वी की दिशा नहीं बदल सकते, लेकिन ये सीख सकते हैं कि मौजूदा स्थिति से कैसे फायदा लें। खैर, ब्रह्मांड ना तो आपके लिए काम करेगा और ना आपके खिलाफ। ये जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। सृष्टि से तालमेल बैठाना आपका काम है। अगर आप सृष्टि के साथ तालमेल में हैं तो हम कहते हैं कि आप योग में हैं। आपने खुद को जोड़ लिया है। योग शब्द योग से आया है। आपने खुद को सृष्टि से जोड़ लिया है, और अगर संभव हो तो सृष्टि के स्रोत से भी। तो विशाल ब्रह्मांड और हमारे सौरमंडल के बारे में हिंदू कैलेंडर के अंदर बहुत सी परतें हैं, लेकिन हम इसके एक सरल रूप को देखेंगे जो कि लूनी सोलर कैलेंडर है, जो मुख्य रूप से सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की गतियों से जुड़ा है। इस देश के अलग अलग क्षेत्रों में आज भी कैलेंडर के थोड़े अलग अलग रूपों का लगातार पालन किया जाता है। तमिल लोग पूरी तरह से सौर कैलेंडर का पालन करते हैं। देश के अन्य हिस्से ज्यादातर जटिल लूनी सोलर कैलेंडर का पालन करते हैं। चंद्र कैलेंडर चंद्रमा के चक्रों के अनुसार चलता है। सौर कैलेंडर ग्रह के साथ सूरज के संबंध को ध्यान में रखता है। लूनी सोलर कैलेंडर या पंचांग चंद्र और सौर चक्र दोनों का एक जटिल मिश्रण है। क्योंकि ये सभी गतिशील चीजें हैं, इसलिए पंचांग एक जटिल ज्यामितीय प्रक्रिया है, जिससे गणना करके ये समझ सकते हैं कि साल, महीने और दिन के अलग अलग समय पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्योंकि चंद्र चक्र और सौर चक्र दोनों को ध्यान में रखा जाता है, इसलिए मैं कहूंगा कि ये कहीं ज्यादा सटीक है और हमारे जीवन के ज्यादा पहलुओं का ध्यान रखता है। संस्कृत में इसे पंचांगम कहा जाता है। दक्षिण भारतीय भाषाओं में पंचांग ऐसा हिंदी बोलने वाले लोग उसे कहते हैं। इसे पंचांग कहते हैं, जिसका मतलब 5 अंगों वाला कैलेंडर। कैलेंडर के 5 अंग। पहले अंग को तिथि कहा जाता है, जो कि चंद्र दिवस है। दूसरा अंग वार है या सप्ताह का दिन, जो सूर्य और चंद्रमा जैसे 7 खगोलीय प्रभाव से जुड़ा है। और तीसरा अंग नक्षत्र है। ये 27 नक्षत्र समूहों के बीच चंद्रमा की स्थिति है। और चौथा अंग योग है, यानी सूर्य की गति, और ये कैलेंडर का जटिल पहलू है। ग्रह के संबंध में सूर्य और चंद्रमा की गति और करण। 5वां अंग करण है, विशेष शुभ समय, जब कोई व्यक्ति खास समय पर अपने जीवन में कई कर्म कर सकता है ताकि सबसे अच्छे परिणाम मिल सकें, या खुद को सबसे प्रभावी और हर काम के लिए पूरी तरह सक्षम तथा तैयार बना सकें। तटीय राज्यों में महीना आमतौर पर अमावस्या या नए चंद्रमा के दिन से शुरू होता है। उपमहाद्वीप के अन्य हिस्सों में वे महीने की शुरुआत पूर्णिमा या पूरे चांद के दिन से करते हैं। दुर्भाग्य से जब अंग्रेज आए तो उन्होंने इस सब पर रोक लगा दी और ग्रेगोरियन कैलेंडर ले आए, तथाकथित आधुनिक कैलेंडर, जो सिर्फ एक नंबर सिस्टम है। मैं इसे नंबर सिस्टम कहता हूं क्योंकि सब कुछ तय है।
जिसमें ऐसे लोगों के लिए गिनना आसान होता है जिनके पास कोई गणितीय क्षमता नहीं, लेकिन कैलेंडर का संबंध उस खगोलीय गति से होना चाहिए जो इस ग्रह से जुड़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर में ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन ये बहुत मामूली रूप में मौजूद है और ये आपको इस बात का बोध नहीं कराता कि जिस सिस्टम में हम अस्तित्व में हैं उसमें आज क्या घटित हो रहा है। इसमें पूर्णिमा का या अमावस्या का कोई जिक्र नहीं, जिनका मानव शरीर और मन दोनों पर गहरा असर पड़ता है, और हमारे आसपास होने वाली कई अन्य घटनाओं पर भी, जिनमें समुद्री ज्वार भाटा भी शामिल है। और उन्होंने रविवार को छुट्टी का दिन तय कर दिया, जिसका आपके जीवन से असल में कोई लेना देना नहीं है। इस संस्कृति में मासिक छुट्टियां कुछ इस तरह थीं। हर पूर्णिमा का मतलब 3 दिन की छुट्टी, एक दिन पहले पूर्णिमा और अगला दिन। अमावस्या का मतलब था 2 दिन की छुट्टी, क्योंकि पूर्णिमा और अमावस्या का हमारे सिस्टम से सीधा संबंध है, ग्रह से संबंध है और उस प्रोसेस से भी जिससे हमारा जन्म हुआ है। आज हम यहाँ शारीरिक रूप से मौजूद हैं क्योंकि हमारी माताओं के शरीर चंद्रमा के चक्रों से तालमेल में थे, वरना हम पैदा नहीं होते। नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं वैदिक ज्योतिष के 2 सबसे रहस्यमय ग्रहों की, राहु और केतु। सबसे पहली बात, ये असली ग्रह नहीं है बल्कि छाया ग्रह है, जो उन बिंदुओं को दर्शाती है जहां सूर्य और चंद्रमा की कक्षाएं एक दूसरे को काटती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय स्वरभानु नाम का असुर छल से अमृत पी गया। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, पर तब तक वो अमर हो चुका था। सिर वाला भाग बना राहु और धड़ वाला भाग बना केतु। यही वजह है कि सूर्य चंद्र ग्रहण इन्हीं की वजह से लगते हैं। अब बात करते हैं इनके स्वभाव की। राहु है इच्छाओं, महत्वाकांक्षा और भ्रम का कारक। जब कुंडली में मजबूत होता है तो अचानक सफलता, विदेश यात्रा के योग या फिर धोखे और भ्रम की स्थिति बनती है। केतु इसके विपरीत है, वैराग्य, आध्यात्मिकता, मोक्ष का कारक है। ये अचानक त्याग, आध्यात्मिक झुकाव पैदा करता है। यानी राहु देता है भौतिक भूख और केतु देता है आत्मिक तृप्ति। दोनों मिलकर जीवन में संतुलन बनाते हैं। एक खींचता है संसार की ओर और दूसरा मोक्ष की ओर। राहु महादशा में अचानक उतार चढ़ाव, करियर में बदलाव मिलते हैं, जबकि केतु महादशा में व्यक्ति अंतर्मुख, आध्यात्मिक हो जाता है। तो दोस्तों, राहु और केतु अशुभ नहीं है बल्कि जीवन को संतुलित करने वाली शक्तियां हैं। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।